वेलकम टू मैट जियो क्लासेस। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि मैट जियो क्लासेस है क्या। मैट जियो जो है ये वर्ड लिया गया है मैथमेटिक्स और ज्योग्राफी से। मैथ जो है वो मैथमेटिक्स को डिनोट कर रहा है और जबकि जियो जो है वो जियोग्राफी को डिनोट कर रहा है, क्योंकि मैथमेटिक्स और ज्योग्राफी दोनों सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं, इसलिए इस जो है क्लासेस का नाम हमने मैट जियो क्लासेस रखा है। इस क्लास में जो मेन जो है सब्जेक्ट्स हैं, जैसे जो हम मैथमेटिक्स और ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, तो मैथमेटिक्स जो कि वन डे एग्जामिनेशंस से कंसर्निंग जितने भी एग्जामिनेशंस हैं उनसे है, और जो ज्योग्राफी है वो सिविल सर्विसेज के लिए ज्योग्राफी का जो है आपके सिलेबस हम लोग डील करेंगे। तो दोनों क्लासेस बहुत ही डिफरेंट हैं और दोनों जो है दोनों का कोई तालमेल नहीं है। तो वनडे एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स जानते हैं, क्योंकि पिछले 20 साल से हम पढ़ा रहे हैं और लगभग 2.5 लाख बच्चे हम पढ़ा चुके हैं, और इस वक्त इंडिया के हर कोने में मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं जो कि ज्योग्राफी हमसे पढ़ चुके हैं और मैथमेटिक्स पढ़ चुके हैं। तो कोशिश मेरी ये है कि ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आकर के हम उनसे जुड़ें, क्योंकि एक दौर ऐसा था कि जैसे विद्यार्थी खुद जो है कोचिंग को भाग करके आते थे और दूर दूर से जो है आपके लोग आकर के इकट्ठा हुआ करते थे और कोचिंग क्लासेस में जो है पहुंचते थे और लेक्चर्स अटेंड करते थे टीचर्स का। आज मजबूरी ये है कि हम लोग ऑनलाइन जो है इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि विद्यार्थी जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को देखते हुए घर से निकलना भी मुश्किल है। और नॉर्मली ऑनलाइन क्लासेस से एक फायदा यह है कि अगर आपको कुछ फ्रूटफुल मिलेगा हमसे तो आप जरूर जो है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लेना चाहेंगे, और ये मेरा एक्सपीरियंस है जो कि 20 साल का हम एक्सपीरियंस आपको देंगे इस ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू। तो 20 इयर्स में हमने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, हर एग्जामिनेशन को परखा है, हर एग्जामिनेशन को जाना है, और खासतौर से सिविल सर्विसेज में तो बहुत सारे चेंजेस हुए, और बहुत चेंजेस जो हुए हैं उन सभी चेंजेस से हम लोग हो करके गुजरे हैं। हम लोग खुद एक कॉम्पिटिटर थे और हम लोग ने भी कॉम्पिटिशन्स दिए हैं, हम लोग ने भी प्रिपरेशन की है। तो हम लोगों में जो आपके एक तरह से कमियां रह गई, या फिर हम ये कहें कि हम लोगों को इतनी अच्छी प्रॉपर गाइडलाइन देने वाला कोई नहीं था, लेकिन नॉर्मली अगर हम लोग बात करें, आज विद्यार्थी के लिए ऑप्शंस खुले हुए हैं ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा, और इंडिया के जितने भी आपके अच्छे अच्छे टीचर्स हैं वो सब अवेलेबल हैं, और कोई भी टीचर खराब नहीं होता, क्योंकि हर टीचर के पास अपना एक्सपीरियंस होता है और हर टीचर अपने विद्यार्थियों को कुछ ना कुछ देने की कोशिश करता है। हम भी एक छोटी सी कोशिश करेंगे, एक प्रयास करेंगे, एक अपना एफर्ट करेंगे। हम ये चाहेंगे कि इस क्लासेस के जरिए हम आपको वो चीज दे सकें जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो, और आप छोटी छोटी चीजें जो हम लोग स्टूडेंट लाइफ में निगलेक्ट कर देते हैं उनकी तरफ ध्यान देंगे। तो अपने आप, क्योंकि उन दौर से हम गुजरे हुए हैं, इसलिए कंपटीशन से गुजरे हुए हैं, क्या कमी रह जाती है, कि कहां पे हम लोग गलतियां कर देते हैं, वो सारे बिंदुओं पर हम लोग आकर के आज बात करेंगे। तो ये क्योंकि पहला क्लास है और आज हम लोग ने एक सेमिनार, आप ये कह सकते हैं कि ये ऑनलाइन सेमिनार जो है एक जो है हमने स्टार्ट किया है, और आज जो हमने टॉपिक लिया है वो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कैसे करें, हाउ टू क्रैक सिविल सर्विसेज। तो ये सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, किन चीजों को जो है हम लोग को नजर में रखना होता है, कौन सी चीज से हम लोग भागते हैं, कौन सी चीजों से हम लोगों को भागना नहीं चाहिए, कौन से ऐसे पहलू हैं जिनको हम लोग जो है आपके एक तरह से अगर थोड़ा सा उस पर ध्यान दे दें तो कम एफर्ट करके हम लोग एक तरह से जो हम लोग जिसको सक्सेस कहते हैं उस जैसे चीज को पा सकें। तो जो हम लोगों का क्लास है एक तरह से आज ओरिएंटेड रहेगा कि कैसे हम एक अच्छे सिविल सर्वेंट के जो है कैसे हम लोग सिविल सर्विसेज को जो है बीट करें और कैसे एक अच्छे सिविल सर्वेंट बने। तो सिविल सर्वेंट बनने के लिए देखिए कई चीजें हैं, और जो शुरुआत हम करेंगे हमारे कई जो है आपके पहलू होंगे उसके, जिसमें कि हम लोग इसको जो है आपके वो करेंगे।
तो टॉपिक जो आज का है हमारा, हाउ टू क्रैक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी हमारी क्या होनी चाहिए, ये हम लोगों को देखना है। तो स्ट्रैटेजी अगर हमारी बहुत अच्छी है, बनी हुई है, हम लोग ने प्लान बहुत अच्छे से चॉकआउट किया हुआ है और हम लोग प्लान का इंप्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं अगर, तो थोड़ा सा एफर्ट में हम आपके सक्सेस को पा सकते हैं। बस ये है कि हम लोगों को थोड़ी थोड़ी छोटे छोटे स्टेप्स में चीजों को देखना पड़ेगा। स्टेप्स में किस तरह से देखना पड़ेगा? सबसे पहले सिविल सर्विसेज के लिए हम लोग क्यों एफर्ट करते हैं, क्यों हम सिविल सर्विसेज देना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज में ऐसा क्या है जिसकी वजह से हमें अलग से एक गाइडलाइन प्रोवाइड की जाती है। जो लोग इससे गुजर चुके हैं, जो एक्सपीरियंस हैं, वो अपने एक्सपीरियंस को इसमें बताते हैं कि हाँ सिविल सर्वेंट होने के लिए हमें क्या करना होता है। तो देखिए, सबके नजरिए अलग अलग होते हैं, सबके पहलू अलग अलग होते हैं, सब अलग अलग अपनी जिंदगी जीते हैं, जिसकी वजह से सबके पास अपने एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम अपने एक्सपीरियंस को आपको शेयर बताने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में सिविल सर्विसेज किस तरह से जो है आपके एक तरह से जो है बीट किया जा सकता है। तो पहले हम आते हैं, पहला पहलू, हम अपने जो आपके एक तरह से ये सेमिनार है इसको हम 3 पार्ट में बांट रहे हैं। तो सबसे पहली चीज ये होती है कि जो हम लोग 3 पार्ट में बांट रहे हैं, तो इसमें क्या है कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी आवर स्ट्रैटेजी। यहां पर हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये हमें ध्यान रखना होगा। और ये स्ट्रैटेजी कैसे बनेगी या किस तरह से हम लोग स्ट्रैटेजी को बनाते हैं, ये हम 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर रहे हैं। 3 पार्ट में कैसे डिवाइड कर रहे हैं? पहला पार्ट होगा एनालिसिस, हाउ टू एनालाइज टू बी अ गुड सिविल सर्वेंट। क्या आप कैपेबल हैं, क्या मेरे लिए सिविल सर्विसेज बना है या नहीं बना है, इसका एनालिसिस कैसे करें या एनालाइज कैसे करें। तो ये पहला पार्ट होगा। सेकंड पार्ट जो होता है वो होता है सेटिंग अ गोल। अब हमारा मकसद क्या है, गोल हम क्या सेट कर रहे हैं या किस तरह से गोल सेट करने की कोशिश करेंगे। तो वो जो है एक तरह से सेट अ गोल जो आप करते हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो आपके एक तरह से जो आपका मोटिव है, जो आपका टारगेट है, जो आपका एम है अचीव करने का, तो वो एक्चुअल में क्या है या किस तरह से आप अपना एम बनाते हैं, वो जो है आपके सेटिंग अप। जो हम लोगों को मेनली जो है मेन पार्ट जो इसका है वो ये है कि जो हम लोगों ने प्लानिंग करी है, जो हमने स्ट्रैटेजीज बनाई हैं, इस प्लानिंग और इस स्ट्रैटेजीज को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। क्योंकि देखिए, प्लानिंग करना और प्लान बनाना ये तो अलग चीज है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान्स। तो इंप्लीमेंटेशन अगर नहीं है अच्छा, तो आपके सारे प्लान्स बेकार हैं, आपका सारा एफर्ट है। तो कहा जाता है एफर्ट इन वेन, मतलब एफर्ट आपका वेस्ट हो गया अगर सपोज कर लीजिए कि आपकी अच्छी प्लानिंग नहीं है। तो इंप्लीमेंटेशन प्लानिंग की कैसे होनी चाहिए या किस तरह से होनी चाहिए, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो हम लोग पहले पहलू पे आते हैं। पहली चीज जिसको हम लोग जो है डिस्कस करेंगे वो होगा एनालिसिस। तो एनालिसिस पार्ट को अगर हम लोग देखें तो एनालिसिस में सबसे पहले किस चीज का एनालिसिस हम लोग करने जा रहे हैं। तो एनालिसिस के लिए हमने ये बताया कि एक सिविल सर्वेंट आपको बनना अगर है तो सबसे पहली चीज जो है आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या हम सिविल सर्वेंट हैं अभी से, बनने से पहले। क्या हमारे अंदर वो क्वालिटीज हैं जो एक सिविल सर्वेंट में होनी चाहिए। क्योंकि आपको अपने आप को जज करना होता है और आपको देखना होता है कि सिविल सर्वेंट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। जब हम अपने रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं तभी तो हम उसको फुलफिल कर पाएंगे। जब हमें कोई डिमांड पता होगी तभी तो हम सप्लाई करेंगे। तो हमारी रिक्वायरमेंट्स या डिमांड्स क्या हैं वो हम लोगों को देखना है। और ये रिक्वायरमेंट्स या डिमांड जितनी भी होगी वो कैसे पता चलेगी, ये हम अपने खुद का एनालिसिस करके। देखिए, सिविल सर्विसेज में सबसे बड़ी चीज ये होती है, सिविल सर्विसेज एक ऐसा एग्जाम है, ऐसा नहीं कि आप दिमाग में ये सोचें कि 24 घंटा, क्योंकि हर विद्यार्थी के लिए 24 घंटा है, उसका यूटिलाइजेशन
कौन कैसे कर रहा है ये डिपेंड करता है उसके ऊपर। तो मेनली होता क्या है कि जो भी आपके पास 24 घंटा है उसको आप कैसे यूज कर पा रहे हैं, ये जो है आपके मेन सबसे बड़ी चीज होती है। कुछ लोग अपना दिमाग लगा करके सिर्फ उसको जो है यूज करते हैं, कुछ लोग दूसरे की गाइडलाइन में चीजों को यूज करते हैं, और जो आप सोच रहे हैं वो आपका 100% है। लेकिन हो सकता है कि कुछ बातें आपको हमसे पता चलें तो वो आपके 100% में कुछ ऐड हो जाएं। इसीलिए लोग और लोगों को सुनते हैं, जानते हैं कि शायद इनसे हमें कुछ चीजें मिल जाएं। जैसे हर विद्यार्थी चाहता है कि एक सिविल सर्वेंट होना। आपने देखा होगा सिविल सर्वेंट के अंदर कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं जो कि एक तरह से उनको अलग से पहचान दिलाती हैं, जो लगता है कि हाँ ये सिविल सर्वेंट है। कोई अगर कमिश्नर कहीं का आ गया और मान लीजिए आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी होगी जो उसको और अन्य लोगों से अलग कर रही है। तो क्या, क्योंकि हर इंसान में प्रतिभाएं होती हैं, आपके अंदर भी जो है छुपी हुई बहुत सारी इनर क्वालिटीज हैं। कभी कभी हम लोग उसको जान लेते हैं, कभी कभी नहीं जान पाते हैं, और ये सारी चीज अपने विल पर होती है। जैसे एक प्रोवर्ब इंग्लिश में कहा जाता है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आपके पास विल नहीं है तो आपको रास्ते भी नहीं मिलेंगे। तो विल क्या होता है? जब हम किसी चीज को एक प्लान आउट करते हैं कि हाँ नहीं हमें ये चीज चाहिए, तो ये सबसे पहली चीज ये है कि अगर आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए या उसकी डिमांड को जानने की कोशिश करिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, हम लोग तो जो है आपके लगभग 20 साल से हम पढ़ा रहे हैं, तो 20 साल से हम लोग को तो बहुत सारी चीजों का एक्सपीरियंस है। जब हम लोग जो है आपके क्लासेस स्टार्ट करते हैं तो क्लासेस में ही हम लोग इंट्रोडक्टरी लेक्चर लेते हैं, विद्यार्थियों से पूछते हैं, स्टूडेंट्स से जो है आपके फीडबैक लेते हैं कि हाँ एक्चुअल में उसके माइंड में क्या है पहले, क्योंकि वो रॉ माइंड आया है। उस रॉ माइंड को कैसे हमें जो है आपके एक तरह से उसको यूजफुल बनाना है। तो हम लोग जब पूछते हैं तो दिमाग में उनके क्या होता है? उनके दिमाग में ये होता है कि सर हम तैयारी करने जा रहे हैं सिविल सर्विसेज की, इसलिए क्योंकि सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे तो छोटे मोटे एग्जाम तो निकल ही जाएंगे। अगर सिविल सर्विस नहीं हुए तो छोटे मोटे एग्जाम निकल जाएंगे, पीसीएस निकल जाएगा, लोअर सबऑर्डिनेट निकल जाएगा, या फिर छोटे और एग्जामिनेशंस निकल जाएंगे। पहली चीज क्लियर कर लीजिए, हर विद्यार्थी को हम अपने क्लास में यही चीज बताते हैं कि पहली चीज होता है जो हमारा सेकंड पार्ट है वो सेटिंग द गोल। पहले जब तक आप गोल नहीं बनाएंगे तब तक आपको क्या करना है, आपका काम बेकार रहेगा। तो पहले सबसे पहले काम, और गोल कैसे बनाएंगे? अपना एनालिसिस करने के बाद। अब एनालिसिस क्या करना है ये समझिए। जैसे बहुत सारे लोग करते हैं कि हम सिविल सर्विसेज भी देंगे, हम प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज भी देंगे। तो जो प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज और जो यूपीएससी का सिविल सर्विसेज है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप देखें, अगर हम जो है यूपीपीएससी और जो है आपके इस रीजन में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे तो सभी रीजन में, जैसे बिहार का है, उत्तर प्रदेश अपना पीसेस लेता है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, तो अलग अलग रीजन्स हैं जहां पर ये सारे जो है आपके प्रोविंशियल तो हर जगह एग्जामिनेशंस होते हैं। लेकिन यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन है वो क्योंकि यूनिक है और हर जगह इक्वल जो है आपके एक तरह से हर विद्यार्थी वही चीज देता है। जबकि अगर आप देखेंगे कि शायद यूपी जो पीसेस है और बिहार पीसेस है, दोनों में बहुत सारा जो है आपके डिफरेंस होता है। एमपी पीसीएस और यूपी पीसीएस में बहुत सारा डिफरेंस है, पेपर का भी डिफरेंस है। आपके एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड है उसमें भी डिफरेंस है। राज्यों में जितने स्टेट्स हमारे यहाँ हैं वो हर जगह एक समान जो है आपकी पढ़ाई नहीं है। लेकिन जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो यूपीएससी की है रिक्वायरमेंट है, वो ऑल ओवर इंडिया एक ही है। आप चाहे राजस्थान में रहें, आप चाहे केरल में रहें, आप चाहे तमिलनाडु में रहें, आप चाहे जो है हिमाचल प्रदेश में रहें, आप चाहे उत्तर प्रदेश बिहार में रहें, आप किसी भी रीजन के, इंडिया के किसी भी रीजन में रहें, रिक्वायरमेंट एक ही है। पढ़ाई का स्टैंडर्ड आपके स्टेट में जो भी हो, यूपीएससी का रिक्वायरमेंट एक ही है। तो इसलिए सबसे पहले हमें एनालिसिस करना होगा कि क्या हम यूपीएससी के लिए बने हैं या नहीं बने हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ऑनेस्टली हम बोल रहे हैं।
हर विद्यार्थी जो है आपके यूपीएससी के लिए नहीं बना होता। अब हम ये स्टेटमेंट क्यों बोल रहे हैं? ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो आप लोग जैसे ये डिमोरलाइज नहीं कर रहे हैं हम कि किसी विद्यार्थियों को ये नहीं कह रहे कि नहीं जो है आप एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन किन वजहों से अभी आगे चल करके हमारी सारी चीज अपने आप आपको समझ में आ जाएगी। जैसे एनालिसिस में, जैसे हम सबसे पहले एनालिसिस ये करते हैं कि जो भी आपका जो पोर्शन है एनालिसिस का, उसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी प्रोविंशियल एग्जामिनेशन की, यूपीएससी या फिर प्रोविंशियल एग्जामिनेशन। तो अब यहां पर ये दो चीजें अलग अलग क्यों हैं? एनालिसिस हमें क्या करना है या किस होगा, एग्जामिनेशंस में क्या फर्क है, सबसे पहले उन चीजों को जानने की कोशिश करिए। देखिए पहली चीज तो बहुत ज्यादा पेशेंस, इन सभी एग्जामिनेशंस में पेशेंस की जरूरत है, आपको ये पता है और आप बहुत जानते हैं कि पेशेंस बहुत ज्यादा होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है यूपीएससी में, अगर आप ये सोचें कि ज्यादा पढ़ने से आपको कुछ हो जाएगा या ज्यादा चीजें जानने से कुछ हो जाएगा, तो ये आपकी दिमाग की से आप ये कह सकते हैं कि भ्रमित करने वाली चीज है। ये आपको वो निकालता है जो में यूपीएससी को जान जाता है। यूपीएससी निकालना बहुत आसान है अगर कोई बता दे कि हाँ यूपीएससी निकलता कैसे है या किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। होती है कि नॉर्मली पढ़ के सब चीज नहीं आती, कुछ चीजें गॉड गिफ्टेड भी होती हैं, बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं गॉड गिफ्टेड होते हैं, बहुत पहले से टैलेंटेड रहते हैं और थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन कह दें कि जितने फर्स्ट डिविजनर होते हैं सब यूपीएससी में आते हैं, नहीं, डिविजनर्स भी आते हैं। ऐसे लोग जो हर जगह से कट गए हैं वो भी यहां पर आते हैं। लोग जो कोचिंग नहीं करी है, कोई गाइडलाइन नहीं, तो वो भी यहां पे सेलेक्ट हो जाते हैं। ये एक ऐसा एग्जाम है जिसने इस आपके एक तरह से इसको जो है निकाल पाता है। तो एनालिसिस क्या करना होता है? सबसे पहली चीज जो है आपका माइंड एनालिटिकल हो। एनालिटिकल होने का मतलब क्या हुआ? आप लिखी हुई चीजों को याद करके कभी यूपीएससी नहीं निकाल सकते। आपका माइंड, आपकी हर एक चीज, जानकारी बहुत जरूरी है, नॉलेज बहुत जरूरी है, हर एक फील्ड में आपको जानना पड़ेगा। सोशियो इकोनॉमिक फील्ड में भी आपको जानना पड़ेगा, आपको पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी देखने पड़ेंगे जो भी कंट्री के हैं, जो कि आपके इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उनको भी देखना पड़ेगा, और हर एक चीज को एक दूसरे से बांधना पड़ेगा। जब तक आप हर एक चीज को बांधेंगे नहीं, और जब तक आप जो है ये देखिए, ये जैसे मान लीजिए कि आपने छोटे छोटे पार्ट को पढ़ा है कहीं पे, जैसे मान लीजिए कि सोशल रिफॉर्म्स चल रहा है, उसके बारे में आपने कहीं पर पढ़ा, और ये सोशल रिफॉर्म्स एंशिएंट पीरियड में हिस्ट्री में आपने सोशल रिफॉर्म्स पढ़े हैं। अब उस सोशल रिफॉर्म जो है आपके यूज आप कैसे करेंगे या किस तरह से उसका यूज कैसे होगा, ये कैसे आप जानेंगे या किस तरह से करेंगे? क्या आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि हाँ सोशल रिफॉर्म, जैसे प्रश्न आ गया, जैसे मान लीजिए कि आपके एनालिटिक प्रश्न आते हैं सिविल सर्विसेज के पेपर को देखिए, अपने आप आपको क्लियर होगा। अब जैसे प्रश्न ये आता है कि महिलाओं की जो है स्थिति को अगर हम डिस्कस करें टिल नाउ, तो कैसे महिलाओं की स्थिति चेंज हुई है हमारे जो है आपके एक तरह से लेटर क्या था, फिर उसके बाद गुप्त काल में क्या हुआ, मौर्य काल में क्या हुआ, फिर जो है आपके एक तरह से मुगल काल में या दिल्ली सल्तनत में क्या हाल था, फिर उसके बाद जो अंग्रेज आए तो उस टाइम क्या जो है आपके चीजें थी, और प्रेजेंट टाइम में क्या है। ये सारे सिनेरियोज क्या है। अब ऐसा नहीं कि आप अलग अलग पार्ट पढ़ रहे हैं, अलग अलग पार्ट या लेसन जो है आपको नहीं पढ़ाए जाएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, बांधना है चीजों। गुप्त काल को वहां पे आना है, आपने अलग से पढ़ा है जो है मौर्यन एम्पायर को, आपने अलग से पढ़ा है दिल्ली सल्तनत को, आपने अलग से पढ़ा है मुगल।
अब देखिए ये जो जगह जगह पे हम लोग ने पढ़ा, महिलाओं की स्थिति पीरियड में, मुगल काल में, आज की परिस्थिति, ये क्या है, ये छोटे छोटे मोती हैं जो आप जानते हैं अलग अलग लेसन पढ़ करके। क्योंकि वैदिक पीरियड तब पढ़ना है जब आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, जब आप जो है एक तरह से जब मेडिवल पढ़ रहे हैं तब आप जान रहे हैं दिल्ली सल्तनत को और मुगल काल को। फिर जब आप मॉडर्न में आए तो मॉडर्न के टाइम जो है अब आप प्रेजेंट सिनेरियो को जान रहे हैं। तो अब आप ये कोरिलेशन कौन करवाएगा, ये आपका माइंड करवाएगा। तो अब यहां पर क्या है, ये अलग अलग मोती हैं, इन मोतियों को बांध करके आपको क्या बनाना है, एक हार बनाना है। तो बस यही एनालिसिस होता है। तो अगर आपको इन मोतियों को मिला करके हार बनाना आ जाए तो समझ जाइए कि आप उन तरह के जो है आपके क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर लेंगे, बहुत आसानी से कर लेंगे, जहां पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका जो है आपके संबंध सोशियो इकोनॉमिक लाइफ से भी होता है, पॉलिटिकल लाइफ से भी होता है, इकोनॉमिक लाइफ से भी होता है। मतलब जहां पे आप तीनों चीजों का अगर जो है आपके समन्वय करें और एक बैलेंस बनाएं तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा हो सकता है। और वो चीज, वो एनालिसिस पावर जो होती, जो आपको एनालाइज कराएगी, वो अगर आपके अंदर है, आपको लगता है कि नहीं आप इस तरह की चीजें बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, आपके अंदर वो टेम्परामेंट है वो चीज करने का, तो बेशक आपका यूपीएससी कहीं से नहीं रुकता। के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है, जो आगे हम लोग जानने जा रहे हैं, वो रिक्वायरमेंट्स अगर आप फुलफिल कर दें तो आपका यूपीएससी नहीं रुकता। लेकिन अगर आपके अंदर ये जो है करने की सहूलियत है, अगर आप मान लें कि जैसे सपोज कर लीजिए कि आप जो है इन चीजों को जो है एक तरह से ये कहें कि ये सारा एनालिसिस करना नहीं जानते, आपको बस मेहनत करना आता है, यानी खूब पढ़ लें, खूब पढ़ लें, खूब पढ़ लें और शायद जो है आपके एक तरह से एग्जामिनेशन निकाल लें, तो फिर आप जो है इसको छोड़ करके अन्य एग्जामिनेशन जो प्रोविंशियल्स होते हैं, स्टेट्स के होते हैं, आप उनकी तरफ भी जा सकते हैं। आप प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज दे सकते हैं, आप लोअर सबऑर्डिनेट दे सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उसमें एनालिसिस की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कंपैरेटिवली वहां मेहनत ज्यादा है। जो मेहनतकश लोग हैं वो उस एग्जामिनेशन को निकाल लेंगे। लेकिन जो खूबियां चाहिए होती हैं, जो आपके अंदर क्वालिटीज चाहिए होता है, वो अगर आपके इस पार्ट में नहीं है, अगर मान लीजिए कि आपके अंदर नहीं है, आपको यही चीज जज करना होता है। ये सेल्फ जजमेंट है, सिर्फ एक जोश बना लेना कि नहीं हम यूपीएससी की ही तैयारी करेंगे। पहले एनालिसिस करिए कि हाँ हम करेंगे, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अब इसको रिक्वायरमेंट, अब कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये कैसे डिसाइड करेंगे आप? अब ये डिसाइड कौन करेगा? ये आपके डिसाइड करेगा आपका गोल। अब आप गोल कैसे बनाते हैं या किस तरह से अपने गोल को आप सेट करेंगे? ये गोल जो आप सेट करने जा रहे हैं ये है क्या? जैसे फॉर एग्जांपल, अब जैसे मान लीजिए हमें सिविल सर्विसेज की तैयारी करना है, तो सिविल सर्विसेज की तैयारी अगर हमें करना है और यूपीएससी की तैयारी करना है तो हम यूपीएससी के माइंड फ्रेम से ही पढ़ाएंगे, यूपीएससी के माइंड फ्रेम से ही आपको पढ़ना होगा। कोई टीचर अगर आपको यह कहे कि नहीं हम यूपीएससी पढ़ा रहे हैं, तुम्हारा जो है आपके पीसीएस भी हो जाएगा, तो देखिए दो बड़ी विरोधाभास हो जाता है इसमें, इन बातों में, कि जहां पर आदमी एक चीज को पढ़ाए और दूसरी चीज से काम चलाए। ऐसा नहीं होता। आप अगर हम टोटली जो है आपके एक तरह से एक, जैसे कहा जाता है ना, एक नाव पे पैर रख लीजिए। अगर 2-3 नाव पे पैर आपने रखा तो किसी कहीं के नहीं रहते। तो इसलिए सबसे पहली चीज जो गोल आपको सेट करना है वो आप पहले प्री डिसाइडेड हो जाइए कि हाँ आप किस तरह से अपने गोल को सेट करते हैं या कैसे करेंगे। तो पहली चीज जो आपकी एक तरह से गोल डिसाइड करेगी वो आपका खुद का एनालिसिस, किसी के कहने में मत जाइए। जिसमें पहली चीज जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपका होता है डिटर्मिनेशन। जो फर्म डिटर्मिनेशन है आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्म डिटर्मिनेशन, क्योंकि यूपीएससी एक ऐसा एग्जामिनेशन है जहां पे डिटर्मिनेशन अगर नहीं है तो फिर जो है आपके एक तरह से चीजें जो है बिगड़ जाती हैं, बिखर जाती हैं। होता क्या है कि जो डिटर्मिनेशन होता है उसको अगर हम लोग देखें तो मेनली है क्या कि जैसे मान लीजिए कि आपने कोई एग्जाम दिया और एग्जाम का रिजल्ट आपको
जो है पॉजिटिव नहीं मिला तो नॉर्मली हम लोग डिमोरलाइज हो जाते हैं, यार हमारा हुआ नहीं। पहले ये एनालिसिस करिए कि क्या आपने उतनी मेहनत करी थी, क्या वेदर यू डिजर्व और नॉट, क्या आप डिजर्व करते हैं कि नहीं करते हैं। हम डिजर्व करते हैं, हमने ऊपरी मन से कम तैयारी करके हमने एग्जामिनेशन दिया और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? जो और जिन्होंने तैयारी करी है, जो आपसे बेटर हैं, क्या उन लोगों का सिलेक्शन रुकेगा या उन लोग का सिलेक्शन जो है आपके नहीं होगा? तो यहां पर हमें यह देखना पड़ेगा कि हम डिजर्व करते हैं या नहीं करते हैं। तो जब हम अपना गोल बनाएं तो बहुत साफ सुथरी एक चीज बनाएं और एक चीज के पीछे पड़ जाएं। तो अब यहां पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा जो डिटर्मिनेशन है हमारा वो किस तरफ जा रहा है। वो किसी भी तरफ जा सकता है। कई तरह से लोग जो हैं आपके प्रिपरेशन को करते हैं, जैसे या तो टोटली यूपीएससी आप देखेंगे, या प्रोविंशियल जो आपके एक तरह से सिविल सर्विसेज है उसको आप देखेंगे, या फिर आप क्या करेंगे, दोनों को देखेंगे। अब दोनों का मिक्सचर हो गया, यूपीएससी प्लस प्रोविंशियल दोनों। तो तीन फ्रेम के लोग होते हैं। जो माइंड फ्रेम बनता है वो तीन तरह का माइंड फ्रेम बनता है। तो कुछ लोग तो एनालिसिस कर लेते हैं, एनालिसिस करके उन्होंने डिटरमिन्ड हो गए, नहीं हम यूपीएससी ही देंगे, बाकी और कोई दूसरा फॉर्म नहीं डालते वो, फिर प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज ही देंगे। उनके मन में ये नहीं होता, पहली चीज तो ये डिसाइड कर लीजिए, ये मत करिए कि यूपीएससी का अगर आप फॉर्म डाल रहे हैं, आपसे ये सोच रहे हैं कि यार कहीं ऐसा ना हो कि ना होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं तब तो आप तो नेगेटिव थिंकर हो गए। इस तरह के एग्जामिनेशन में यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक, आपको पॉजिटिव थिंक करना है। और जब तक आप पॉजिटिव थिंक नहीं करेंगे तब तक जो है एक तरह से आप देखेंगे कि आपका जो भी एग्जामिनेशन है वो नहीं निकलेगा। कैसे नहीं होगा? जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी चीज हम फुलफिल कर रहे हैं, कैसे नहीं होगा? तो आपको एक चीज ये देखना है कि यूपीएससी की तरफ जाना है तो जाना है। अगर हमने प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज अपना गोल बना लिया है तो हम उसी को करेंगे। और बहुत सारे लोग होते हैं जो दोनों में फंसे होते हैं, हम ये भी देंगे ये भी देंगे। कभी कभी क्या होता है, ऐसे लोग दोनों नहीं पा पाते। ऐसा कभी मत करिए, कोशिश करिए एक गोल की तरफ आने के लिए। तो डिटर्मिनेशन आपका सबसे पहली चीज होती है जो इसमें काउंट करती है। दूसरा आपका होता है पेशेंस। पेशेंस आपको इस तरह से बनाना है, इन बातों को ध्यान रखना है कि पेशेंस अगर आपके पास नहीं होगा तो क्रम्बल कर जाएंगे आप। बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको एक तरह से ध्यान में रखनी होती है, आपको दिमाग में रखनी होती है। और जब तक पेशेंस नहीं है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंस ना होने पर हम लोग जो है आपके कभी कभी क्या होते हैं कि कभी कभी एग्जाम में नहीं हुआ, रिजल्ट अगर नेगेटिव आया तो हमने क्या किया, हमने जो है आपके एक तरह से जो है ये कहा जाता है कि जितने भी जो आपके एग्जामिनेशन होते हैं उसको हम निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं, मतलब हम डिमोरलाइज हो गए। तो हमारा पेशेंस जो है बहुत जो है आपके काम करता है। और ये जरूरी है, हर एक सिविल सर्वेंट जो है आपके पेशेंस को ध्यान में रखे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है जिसको एक ध्यान देने वाली चीज है गोल बनाते समय, कि आपके अंदर एक दो क्वालिटीज और होनी चाहिए। एक है जिसको हम लोग कहते हैं डेडिकेशन। डेडिकेशन क्या होता है? प्लान चॉकआउट हमने कर लिया है, लेकिन हम डेडिकेटेड की तरफ, हमें बहुत सारी चीजें खोना पड़ेगा, हमें विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जब हम कुछ खोएंगे तभी कुछ पाएंगे। तो यहां पर क्या है कि आपका डेडिकेशन जो है ये बहुत काम करता है। जो एग्जामिनेशन आप देने जा रहे हैं उसके आप कितना डेडिकेटेड हैं। अगर डेडिकेशन नहीं है तो फिर आपका एग्जामिनेशन को निकलने में बहुत समय लग जाता है और कभी नहीं भी निकलता है। तो ये गोल बनाते टाइम, when you are setting the goal, you have to consider these points. तो ये पॉइंट आपके दिमाग में हमेशा होने चाहिए जो कि आपको ये एनालिसिस कराएं। अब मान लीजिए कि आपने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए
ये डिसाइड कर लिया कि नहीं अब हमें प्रिपरेशन करना है और हमने डिसाइड कर लिया कि हम यूपीएससी की तरफ जा रहे हैं। जब हम जा रहे हैं तो हमारे पास ये तीन चीज जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली चीज डिटरमिन्ड रहें, भागे नहीं। दूसरी चीज पेशेंस पूरी तरह से बनाए रखें आखिर तक, जब तक कि आपको गोल ना मिल जाए, आपका मंजिल ना मिल जाए, आपकी मंजिल ये है बस। और डेडिकेशन उस तरह का हो कि जिसमें एक पागलपन दिखाई पड़े। जब कोई व्यक्ति किसी चीज को पाने के लिए डेडिकेटेड होता है और उसके अंदर एक जुनून आ जाता है, एक पागलपन आ जाता है कि नहीं हमें ये चीज पाना है, ये चीज को हर हाल में हासिल करना है, उसी जुनून, उसी पागलपन को जो है आप डेडिकेशन के नाम से जानते हैं। वो पागलपन आपको पैदा करना पड़ेगा, वो जुनून आपको पैदा करना पड़ेगा। दुनिया की हर चीजें आपको तुच्छ दिखाई देनी चाहिए, छोटी दिखाई देनी चाहिए। हर चीज को साइडलाइन कर दीजिए, दिमाग को एकदम क्लियर कट जो है आपने कंसंट्रेट करिए, तब आपका डेडिकेशन जो है आपको किसी एक पॉइंट पर जाने के लिए जो है कहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब आपने सेट गोल कर लिया, अब हम डिटरमिन्ड हैं कि यूपीएससी की तरफ जा रहे हैं, तो यूपीएससी में एंटर करने पर हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे हम ये डिसाइड करें कि जो हमारा जो एग्जामिनेशन है वो कैसे निकलेगा या किस तरह से निकलेगा। तो जो हम प्लान आउट करें, जो प्लानिंग होती है, ढेर सारे हम लोग गई नेचुरल चीज अगर हम लोग देखें तो होता क्या है कि हम लोग के रोज जब हम लोग तैयारी करते थे तो हम लोग हर दिन जो है एक नया टाइम टेबल बनाया करते थे। इतने बजे उठेंगे, इतने बजे से इतने बजे तक जो है फ्रेश होंगे, फिर उसके बाद जो है ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर पढ़ने बैठ जाएंगे, फिर कोचिंग चले जाएंगे, फिर कोचिंग से आएंगे नोट्स बनाएंगे। ये सारी चीजें जो है हम लोग यहां पर बोला करते थे। लेकिन ऐसा नहीं, और सभी विद्यार्थी करते हैं। कभी कभी हम लोग बनाते थे इन चीजों को, हम लोगों को कोई गाइड करने वाला नहीं होता था। आप लोगों को गाइडलाइन इसीलिए दे रहे हैं कि इस तरह के टाइम टेबल जो कि एक तरह से नेचर के अगेंस्ट है, उस तरह के टाइम टेबल कभी मत बनाइए। अगेंस्ट द नेचर आप कभी नहीं जा सकते। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन जाएंगे। कुछ ऐसा बनाइए जो जिससे आप यूज्ड टू हो और आप हैबिचुअल हो। अपने चीजों को उल्टा मत कर दीजिए। अभी एकदम से जैसे मान लीजिए आपका जो है दिन में पढ़ाई करना है, दिन में आप नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, हम रात में ही पढ़ाई करेंगे, चलिए कोई बात नहीं, आपने डिसाइड कर लिया। लेकिन अब इतने बजे बैठेंगे और इतने बजे उठ जाएंगे, ये कोई जो है आपके वो नहीं है कि हम 9 बजे घड़ी देखेंगे, 9 बजे बैठ जाएंगे। मान लीजिए हम आपके सर में दर्द हो रहा है 9 बजे, और लेकिन कुर्सी पे इसलिए बैठे क्योंकि हमारा टाइम हो गया। उठने का टाइम क्या है? सुबह का 4 बजे। अब 4 बज गया, अब उठ जाएंगे। उस 9 बजे से 4 बजे के बीच में आपने कुछ नहीं किया, लेकिन दिल को तसल्ली मिल गई कि 9 से 4 हम बैठे थे। ऐसे पढ़ने से कोई फायदा नहीं। आप पढ़िए, कंसंट्रेशन 2 घंटे का ही हो, 3 घंटे का ही हो, 4 घंटे का ही हो, लेकिन कंसंट्रेटेड पढ़ाई होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज जो होती है वो आपके जो है आपकी प्लानिंग, जो आप बनाते हैं, जो टाइम टेबल बनाते हैं, प्लान जो करते हैं, उस इम्प्लीमेंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इंप्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तब तक आपका प्लान कैसे जो है सफल नहीं होता। और सक्सेस पाने के लिए, एक अपने मंजिल को पाने के लिए, एक अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, एक अपने गोल को अचीव करने के लिए आपको हर चीजों से होकर के गुजरना है। तो अब यहां पर देखिए, हमने इंप्लीमेंटेशन कैसे करें सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन के लिए, हमने इसको 3 पार्ट में बांट दिया है। व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हाई टू डू। हम लोग क्या करें, जो हम लोग करने जा रहे हैं सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, वो कैसे करें, क्या करें कि हमारी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन हो जाए। कैसे करें वो भी हम आपको बताएंगे, और क्यों करें इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये 3 चीजें अगर आप क्लियर हो गई तो आप सिविल सर्विसेज बहुत आसानी से निकाल लेंगे। क्या करना है, पहली चीज ये, कैसे करना है, हाउ टू डू, और तीसरी चीज व्हाई टू डू। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाई टू डू, क्यों करेंगे हम। ये 3 चीज अगर क्लियर है तो हर एक चीज बहुत आसान हो जाती है, बहुत इजी हो जाती है। अब हम
अगर पहले पॉइंट पर अगर हम आते हैं तो पहली चीज है व्हाट टू डू, क्या करें हम सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए। तो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए हमें क्या करना है, अगर हम इस बात को अगर हम लोग देखें तो सबसे पहली चीज, सबसे पहला काम आपको करना है वो यूपीएससी को जानना है। तो पहली चीज जो है टू हैव नॉलेज अबाउट योर एग्जामिनेशन। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि अपने एग्जामिनेशन के विषय में जानने के लिए हमेशा आपको जानना है कि एक्चुअल में एग्जाम क्या है, एग्जाम की नॉलेज आपको होनी चाहिए। यूपीएससी है क्या, यूपीएससी निकलेगा कैसे, यूपीएससी को आप कैसे बीट करेंगे, ये सारी चीजें जो है आपको जानना बहुत जरूरी होता है। कैसे जानते हैं आप, किन चीजों से जानेंगे। यूपीएससी को अगर आपको परखना है यूपीएससी है क्या, ये दो चीजों से आपको जाने। दो चीज इंपॉर्टेंट होती है इसके लिए जो जानने के लिए, और वो क्या है, पहली चीज होती है सिलेबस, और सेकंड जो होता है अनसॉल्व्ड पेपर्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहे हैं। एग्जामिनेशन को जानने के लिए आपको दो चीजों पर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत ध्यान कैसे रखना पड़ेगा या किस चीज पे, पहली चीज पहले यह जानना पड़ेगा कि हमारा एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है, डिमांड क्या है। क्योंकि आप सप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको पहले डिमांड की जरूरत है। आपकी डिमांड क्या है, क्या सिलेबस है, एक्चुअल में प्री में क्या होता है, मेन एग्जामिनेशन में क्या होता है, इंटरव्यू में क्या होता है। फिर अनसॉल्व्ड पेपर आपको क्या करेगा, अनसॉल्व्ड पेपर आपकी ये हेल्प करेगा कि जितने भी जो भी अप्रोच है यूपीएससी का, ये आपको अप्रोच बताएगा। तो इससे बस जानेंगे, इससे आप जानेंगे अप्रोच को। अप्रोच के मतलब कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और हमें अपने आप को प्रिपेयर कैसे करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एटलीस्ट कम से कम 3 से 4 साल के पेपर्स, उससे पीछे से कोई मतलब नहीं। क्योंकि 2 साल 3 साल के बाद यूपीएससी अगर आप देखेंगे तो हमेशा ट्रेंड चेंज करता रहता है, कभी एक जैसे पेपर नहीं होते और हमेशा चेंजेस आते रहते हैं। तो इसलिए कोई बहुत ज्यादा जो है आपको पुराने पेपर्स में नहीं जाना है। 4 साल मैक्सिमम आप ले सकते हैं। 4 साल के पेपर्स को अगर आप एनालिसिस कर लें, प्री मेंस और जो है इंटरव्यू प्री मेंस के पेपर्स को, तो फिर आपको ये पता चल जाएगा ये 2 पार्ट हैं क्या, या किस तरह से आपको जो है ये कैसे प्रिपेयर करना है और किस तरह से प्रिपरेशन आपकी होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो चीज हम लोग कर रहे हैं कि क्या आपको करना है यूपीएससी के लिए, तो पहली चीज जो जानने की जरूरत है वो अपने एग्जाम के बारे में। और वो कैसे जानेंगे, सिलेबस। सिलेबस जब तक आपको नहीं पता है, आप खाली किसी कोचिंग या किसी टीचर या किसी के गाइडलाइन में आप चलते चले आ रहे हैं, सिलेबस आपको नहीं पता है, टीचर पढ़ा रहा है, बहुत मजा आ रहा है, आपको सारी चीज समझ में आ रही है, इससे कुछ नहीं होने वाला। पहले ये देखिए कि हमारे रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो रिक्वायरमेंट्स जब तक आप नहीं देखेंगे, क्योंकि मेन क्या है, टीचर एक गाइड होता है। आपको गाइड क्या बताएगा कि इस रास्ते से आइए, इधर से आइए, इधर से आइए, मंजिल इधर है आपकी, इधर जाना है। चलना आफ्टर ऑल किसको है, आपको चलना है। तो इसलिए आपको हमेशा यह पता होना चाहिए कि आपकी मंजिल को चलने में कौन सी अड़चने हैं, क्या क्या हमें मिलेगा रास्ते में। सिलेबस क्या बताएगा, सिलेबस ये बताएगा कि आपको रास्ते में क्या मिलने वाला है। आगे चल करके रास्तों में कहीं पे गड्ढा मिलेगा, कहीं पर खाई मिलेगी, कहीं पर जो है आपके स्ट्रेट रोड आ जाएगी, कहीं पर जो है जंगल आ जाएंगे। ये सारी चीज क्या है, ये आपको गाइड बताएगा, टीचर आपको बता देगा और आपके सिलेबस से चीजों को पता चलेगा। तो इसलिए हमारा अप्रोच जो बताएगा वो कैसे हम जानेंगे, अनसॉल्व्ड पेपर से। और अनसॉल्व्ड पेपर्स ही हमें डिसाइड करेगा कि हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए। अब जो है हम लोग आगे की बातों को करते हैं।
अब देखिए, यही से अगर हम ये कहें कि जो हमारा अप्रोच है ये अगर हमें पता चल जाए और जो है हमारा सिलेबस हमें पता चल जाए, हमें कोई गाइड भी मिल जाए, हमें कोई अच्छा जो है एक तरह से टीचर भी मिल जाए जो हमें गाइड भी कर सके चीजों को, तो देखिए सिलेबस को जानना आपकी 20% प्रॉब्लम दूर हो जाती है। 20% प्रॉब्लम दूर हो जाने का मतलब आपको एक एनवायरमेंट मिल गया, आप जो है अपनी बाउंड्री मिल गई और उस बाउंड्री में आपको क्या क्या करना है ये पता चल गया इस सिलेबस के जो है आपके हेल्प से। अब एग्जामिनेशन कैसे होता है जो आपके प्रिपरेशन है, क्योंकि जो है हमारा नेक्स्ट पार्ट जब आप देखेंगे तो उसमें हम आपको और डीपली बताएंगे कि कैसे सिलेबस या कैसे अप्रोच डेवलप, अनसॉल्व्ड पेपर से कैसे अप्रोच डेवलप होती है, तो ये जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। उसके बाद हाउ टू डू, कैसे हम लोग इस काम को करें। सिलेबस हमने जान लिया, हम लोग ने ये जान लिया कि हाँ एक्चुअल में सिविल सर्विसेज है क्या, अप्रोच हमने जान लिया। अब बात आती है कैसे करें या किस तरह से करें। तो पहले हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे मान लीजिए, सपोज कर लीजिए हमने कहा प्री एग्जामिनेशन जो है वो एक तरह से जैसे प्री है, मेन एग्जामिनेशन है और इंटरव्यू। अब ये तीन चीजें हैं जो आपको जो है देखनी है। प्री एग्जामिनेशन में जैसा कि आपको पता है, सारे लोगों को पता है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हम लोग कम डिस्कस करेंगे, जो मार्केट में या हर चीज पड़ी रहती है, जो कि आप सिलेबस भी देखेंगे या एग्जाम का पैटर्न देखेंगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा क्या है। जैसे पेपर, दो पेपर इसमें होते हैं जनरल स्टडीज के, ये GS1 के नाम से और ये GS2 के नाम से। इसी को हम लोग CSAT भी कहते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये सेकंड वाला पेपर जो है वो CSAT के फॉर्म में होता है। तो अब यहां पर क्या है कि जैसे GS1 जो आपके पेपर होता है, अब इसमें क्या है कि GS का जो पेपर हो रहा है ये भी जनरल स्टडीज है, इसी में पूरा वाइड सारी चीजों की जानकारी आपके हो जाती है। अब नॉर्मली होता क्या है, देखिए एक दो बातें बहुत जरूरी हैं जो कि आपको जानना। नॉर्मली विद्यार्थी ये सोचता है कि चलो अभी हम प्री की तैयारी शुरू करें, अभी हम प्री पढ़ रहे हैं, और प्री पढ़ना है, प्री पढ़ना है, प्री पढ़ना है, और प्री एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू कर रहा है। अब प्री निकल जाएगा तो अब हम मेंस की तैयारी शुरू करेंगे। ये बहुत बड़ी आपकी एक तरह से ये कहा जाए कि वेस्टेज ऑफ टाइम है। अगर आपको तैयारी प्री एग्जामिनेशन में कैसे तैयारी करते हैं या किन बातों का ध्यान रखेंगे, जैसे हमारे सेकंड पार्ट में आपके आएगा कि क्या पढ़ें, स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए हमारा। स्टडी मटेरियल पे हम बात करेंगे कि स्टडी मटेरियल कैसा होना चाहिए या किस तरह से हम लोग पढ़ें। तो इस पार्ट में जैसे हम लोग कर रहे हैं, जैसे GS का फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, इसमें आपके हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, आपका ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, उसके अलावा जितनी भी आपके जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन हो जाता है, करंट अफेयर्स आ जाता है, इंटरनेशनल रिलेशंस आ जाते हैं। ये सारी चीजें जो है आपके एक तरह से छोटे मोटे क्वेश्चंस इस तरह से बन जाते हैं। एनवायरमेंट है, उनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये सब जो है आपके एक तरह से GS का पोर्शन है। इसमें जो आपके एक तरह से क्वेश्चंस होते हैं जो आपके आते हैं, उनको अगर कहा जाए तो 100 क्वेश्चंस आपके बनते हैं, और 100 क्वेश्चन इसमें आते हैं, 80 क्वेश्चन आपके CSAT में आते हैं। 100 क्वेश्चन जो है 200 नंबर का होता है, जैसे आप जानते हैं इसको, और ये भी 200 नंबर का होता है। 80 क्वेश्चन 200 नंबर के होते हैं। तो अब यहां पर क्या है, ये 2.5 नंबर का होता है, ये 2 नंबर का जो है आपके होता है। अब ये हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं, हमें UPSC का जो है एग्जामिनेशन निकालना है। अब यहां पर आपको एक बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो CSAT है ये क्वालिफाइंग पेपर है, ये सिर्फ क्वालिफाई कराने के लिए होता है। और ये क्या है, ये एक एप्टीट्यूड को, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब क्या होता है,
एप्टीट्यूड के मतलब होता है कि आपकी जितनी भी किसी भी व्यक्ति के अंदर कितनी स्किल है वो सारी चीज एप्टीट्यूड से पता चल जाती है। और स्किल की में क्या क्या चीजें आती हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड आता है, आपकी है कि आप डिसीजन कैसे लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप कहीं पर जाकर के सिविल सर्वेंट अगर बनेंगे तो आपको मोमेंटरी डिसीजंस लेने होंगे। कम टाइम में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप किसी से कंसल्ट करने जाइए कि हाँ इसका सोल्यूशन क्या होगा। तुरंत का तुरंत कोई भी आदमी आएगा कोई भी समस्या आपके पास आएगी, प्रॉब्लम आएगी, आपको तुरंत डिसीजन लेना पड़ेगा। डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग किस किन चीजों पर डिपेंड करती है? पहली चीज, आपको हर चीज हर फील्ड की नॉलेज होना चाहिए। अब सिविल सर्वेंट देखिए, अच्छा सिविल सर्वेंट बनने के लिए पूरा सिलेबस अगर आप कायदे से स्टडी कर लें तो वाकई में आप जान लेंगे कि पूरा कंप्लीट सिविल सर्वेंट कैसे बनता है या किस तरह से बनता है। तो जीएस जो पेपर 1 है, पेपर 1 में जो जीएस आता है वो कंप्लीट नॉलेज आपको दे देता है, बहुत डेप्थ तक पढ़ा देता है। आप इंडिया के सारे कॉन्स्टिट्यूशंस को जान जाएंगे, आप इंडिया में जितने भी आपके स्टेट्स हैं उन स्टेट्स के बारे में जो है आपके इंटर स्टेट रिलेशनशिप या स्टेट जो है आपके सेंट्रल रिलेशनशिप, इन सब चीजों के बारे में जान जाते हैं। आप हिस्ट्री में सारे जितने भी हम लोगों के बीते हुए कल हैं उनके बारे में जान जाते हैं। ज्योग्राफी आपको सारी एनवायरनमेंट, पूरा क्षेत्र, पूरे भारत के हर एक राज्य के बारे में आपको स्टडी करा देता है। फिर इसी तरह से जितनी भी आपके जैसे साइंस है, साइंस से आपको एक तरह से पूरा एनवायरनमेंट आपको समझ में आ जाता है कि एक्चुअल में है क्या। जो एक सिविल सर्वेंट की रिक्वायरमेंट है किसी डिसीजन को लेने में, वो सारी चीज यहां पर मौजूद है। और ये क्यों किया गया? ये इसीलिए किया गया, ये पहला पेपर जो आपके होता है ये क्वालिफाइंग, सिर्फ 33% आपको क्वालिफाइंग करना होता है। इसके मतलब कि 66 नंबर अगर आप ले आइए 66 मार्क्स तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। 200 में से 66 नंबर, और जब क्वालिफाई कर जाएंगे तो आप प्री में तब जो है आपका जीएस पेपर 1 जो है एक तरह से चेक किया जाएगा। तो ये जो है एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो पेपर है, जो भी आप एक तरह से जीएस के अगर हम पोर्शन को देखें तो ये जितना भी आपका जीएस का पोर्शन जीएस 1 है, तो ये जीएस 1 का पोर्शन जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये कंप्लीट सिलेबस को डिफाइंड करता है और बहुत ही वाइड रेंज में आपको चीजों को बता देता है। बहुत वाइड रेंज में आपने सारी चीजों को जान लिया इसके जो है इस जो है पेपर के माध्यम से। अब जब मेन एग्जामिनेशन आता है तो मेन एग्जामिनेशन में क्या होता है कि जैसे एक होता है पेपर ए, पेपर बी, फिर पेपर 1, पेपर 2, इसी तरह से पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7। 9 पेपर ये होते हैं मेन एग्जामिनेशन में। पेपर ए क्या है? ये है जो कि एक तरह से आपके ऐसा पेपर है जो किसी एक लैंग्वेज का होता है। भारतीय संविधान में जितनी भी आपके लैंग्वेजेस दी गई हैं, अलग अलग रीजन्स पर रहने वाले लोग, आप एक कोई भी जो है पेपर लेकर के और उसकी स्टडी कर सकते हैं। 300 नंबर का ये पेपर होता है, 300 नंबर का ये भी पेपर होता है। 300 नंबर के पेपर हैं। पेपर ए में आप कोई भी भाषा ले सकते हैं, क्षेत्रीय भाषा या जो भी आपके जितनी भी आपके एक तरह से लिस्ट दी रहती है उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी एक भाषा पे प्रश्न होता है। और ये जो प्रश्न होते हैं इसको अगर हम लोग देखें तो पेपर ए में जो आपके एक तरह से चीजें आती हैं वो उस भाषा से संबंधित आती है। अब क्योंकि भाषा अलग अलग है इसलिए पेपर का अप्रोच अलग अलग होता है। पेपर बी ये होता है इंग्लिश का पेपर जो कंपलसरी है। ये दोनों पेपर कंपलसरी हैं। ये है इंग्लिश का पेपर। अब जो पेपर बी है दैट इज ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश में भी अगर आप उसको और तोड़ करके करें
तो इसमें क्या है कि ऐसे पोर्शन आता है, ऐसे इज ऑफ 100 मार्क्स। फिर इसके बाद आपके कॉम्प्रिहेंशन आता है जो कि 60 मार्क्स का होता है। फिर इसी तरह से आपका आता है इसमें प्रेसी राइटिंग जो कि 60 मार्क्स का होता है। फिर ट्रांसलेशन होता है, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, तो ये 20 मार्क्स का इंग्लिश टू हिंदी और 20 मार्क्स का हिंदी टू इंग्लिश। और ग्रामर जो होता है ये 40 नंबर का। टोटल अगर आप देखेंगे तो 300 नंबर का ये पूरा पेपर बनता है। 100 नंबर का ऐसे, 60 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन, 60 नंबर का प्रेसी राइटिंग, ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी 20 नंबर में, हिंदी टू इंग्लिश 20 नंबर में, और 40 नंबर में ग्रामर। ये दोनों पेपर के मार्क्स नहीं जुड़ते, ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है। और कितना क्वालिफाइंग है? 25%। 300 में से मात्र 75 नंबर आपको लाने हैं, और 75 मार्क्स अगर आप ले आते हैं तो आप क्या हैं, क्वालिफाई कर गए। मेंस के पेपर आपके चेक होना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे यहां पर क्वालिफाइंग क्या था, 33%, 66 नंबर था सीसैट को जो आपने देखा था, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, लेकिन ये जो है आपके एक तरह से ये पेपर, तो अब ये, और ये भी जो है एक तरह से जब आप मेन एग्जामिनेशन में आए, क्योंकि ये क्या है, ये भी एक तरह का क्वालिफाइंग ही है जो कि आपके क्वालिफाई कराता है किसी एग्जामिनेशन में। तो ये जो है आपके मेन एग्जामिनेशन में ये दोनों पेपर क्वालिफाइंग होते हैं, इसका मार्क्स कहीं नहीं जुड़ता, और मात्र 25% करने होते हैं। और 70 आउट ऑफ 300 अगर 75 to 75 नंबर आप पा रहे हैं तो मैक्सिमम लड़का इसे जो है एक तरह से कहा जाए जो फाइनली सिलेक्ट होते हैं, उन्हीं की बात नहीं कर रहे हैं, जो आपके सिलेक्शन जिनके नहीं हुए हैं उसमें से भी मैक्सिमम कैंडिडेट इसको क्वालिफाई कर जाता है। इसलिए इन पेपर्स के लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, अलग से थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है, थोड़ी बहुत चीजों के जानने की जरूरत होती है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ऐसे क्या है, ऐसे अपने आप आपका तैयार होगा, जहां क्योंकि ऐसे भी जो आपके आते हैं, ऐसा नहीं कि ट्रेडिशनल जो है आपकी चीजें आ गई, करंट से रिलेटेड भी आती हैं, साइंटिफिक भी आती हैं जो आपके अप्रोच पर होती हैं। तो अब ऐसे आया, तो अगर आपको बढ़िया नॉलेज है और आपने अच्छे से लिखने की लेखन शैली, राइटिंग एबिलिटी अगर आपकी अच्छी है, क्योंकि जो सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन है उसमें राइटिंग एबिलिटी बहुत काउंट करती है, वही चीज हमें डेवलप करना होता है। हमारा जो सेकंड लेक्चर होगा उसमें आप इन सब चीजों को बहुत ध्यान से कि राइटिंग एबिलिटी कैसे डेवलप कहां तक करनी चाहिए। बाकी ये पेपर जितने हैं, ये सब पेपर्स जो होते हैं, ये एक तरह से अलग अलग जो है आपके पेपर हुआ करते हैं। और इसमें जैसे मान लीजिए जो पेपर होते हैं, जैसे इसमें ऐसे का पेपर होता है, इसमें भी ऐसे आता है, ये होता है 250 नंबर का, 250 मार्क्स का। इसी तरह से पेपर 2 में GS1 के पेपर में जैसे हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, ये GS1 का पेपर, ये 250 नंबर का होता है जो इसमें आपके बनता है। फिर GS2 का पेपर जो है आपके होता है, ये GS2 का पेपर भी 250 नंबर का होता है। और ये पेपर भी अगर आप देखें तो ये जो कंसर्निंग होता है, जैसे हमारा इंडियन पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर आपका जो गुड गवर्नेंस है, गवर्नेंस का पोर्शन जो पब्लिक एड एक्ट के पोर्शन से जो है निकला है, और इवन जो है आपके एक तरह से इंटरनेशनल रिलेशन भी जो है इसी में आपके आ जाता है। फिर जो फोर्थ पेपर होता है वो होता है GS का थर्ड पेपर। GS के थर्ड पेपर में जैसे इकोनॉमिक्स का पोर्शन आ जाता है, इकोनॉमिक्स होता है, फिर एनवायरमेंट होता है जो कि यहां पर हम लोग देखते हैं। तो ये सब जो है पोर्शन इसके अंदर कवर होते हैं GS थर्ड में। इसी तरह से GS फोर्थ की अगर हम बात करें तो ये भी 250 नंबर का जो है, सारे पेपर्स 250 मार्क्स के होते हैं, सारे पेपर्स।
जीएस फोर्थ क्या होता है? जीएस फोर्थ पेपर क्या होता है? एथिक्स का होता है, इंटीग्रिटी होती है जो कि आपके इसमें जो है पढ़ाई जाती है। और एथिक्स का जो पेपर होता है वो एक तरह से मॉरल वैल्यूज से कंसर्निंग होता है। तो वो जो है आपके 250 नंबर। क्यों? क्योंकि अगर आप अच्छे सिविल सर्वेंट हैं तो अच्छे सिविल सर्वेंट होने के लिए आपको एक तरह से आपके एथिक्स बहुत अच्छे होने चाहिए, आपकी मॉरल वैल्यूज बहुत अच्छे होने चाहिए, एक अच्छे इंसान आप होने चाहिए। अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं है, एक अच्छे सिविल सर्वेंट आप कभी नहीं बन सकते। क्योंकि जो सिविल सर्वेंट की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट में एक बहुत बड़ी चीज होती है इंसानियत। अगर आप इंसान अच्छे हैं तो कई चीजें हैं जिसको फुलफिल आप कर लेंगे ऐसा सिविल सर्वेंट। तो इसलिए जो है आपके एथिक्स भी पढ़ाया जाता है, मॉरल वैल्यूज भी पढ़ाई जाती है, जो कि आपके इससे कंसर्निंग होता है। और ये जो है ऑप्शनल के पेपर्स होते हैं, जो ऑप्शनल का पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 और पेपर 2, ये एक ऑप्शनल जो होता है ये 250 नंबर का ये होता है। इसके मतलब 1750 नंबर का पूरा पेपर ये आता है। 1750 नंबर का मात्र पेपर आता है। और ये पेपर 1750 नंबर का ये हुआ और 200 नंबर का ये हुआ। अब देखिए स्ट्रैटेजी हमारी क्या होनी चाहिए, हमें इसे क्वालिफाइंग करना है। नेगेटिव मार्किंग है, अननेसेसरी जो है आपके एक तरह से इसमें हमें यह नहीं करना चाहिए कि जो है क्वेश्चंस हम जबरदस्ती डालते जा रहे हैं, हमें आंसर नहीं पता है, हम तुक्का मार रहे हैं, उसमें हम कुछ भी आंसर भरे दे रहे हैं, उससे नेगेटिव आपके होते चले जाएंगे। अकलमंदी यह है कि अगर हम 33% पे पहुंच गए हैं, पहुंचने के बाद हमें लग रहा है कि नहीं हम 33% अचीव कर जाएंगे, तो बहुत फूक फूक के कदम रखिए। जिन क्वेश्चन को आपको 100% आता है, आपको उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए और नहीं तो बाकी को छोड़ दीजिए। आपको नेगेटिव मार्किंग करने से बेहतर होगा कि आप आसानी से इसको जो है सिर्फ क्वालिफाई करिए। मतलब ये चक्कर में मत रहिए कि हाँ 200 में 180 नंबर मिल जाए और 120 नंबर मिल जाए या 110 नंबर मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। तो आप 66 मार्क्स अगर पा गए तो इट विल बी गुड, और ये क्या है कि आपको क्वालिफाई करा देगा इसमें। अब जो ये 200 नंबर का पेपर होता है, इसमें जो आपकी मेरिट जाती है वो क्या है? अब आपको यह ध्यान रखना है कि मेरिट जो होती है वो फ्लक्चुएटिंग होती है। और ये फ्लक्चुएशन जो आपके आता है, ये फ्लक्चुएशन इसलिए आता है, वजह ये होती है कि ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस जो है आपके पेपर कैसा बना है। दूसरी चीज नंबर ऑफ वैकेंसीज, तो ये नंबर ऑफ वैकेंसीज पर भी डिपेंड करता है। तो और दूसरी चीज ये है कि जैसे अनरिजर्व्ड कोटा जो होता है, तो जनरल कैटेगरी उनका जो है जो मेरिट होता है थोड़ा सा ऊपर होता है, ओबीसी और थोड़ा सा नीचे हो जाता है, तो आपके 8-10 नंबर 20 नंबर नीचे आ जाता है। जो है एसटी जो है 20 नंबर तक, 15 नंबर 20 नंबर तक नीचे आ जाएगा। तो ये मेरिट जो होती है ये बहुत फ्लक्चुएटिंग होती है। लेकिन नॉर्मली जैसे आप जो है एक तरह से 90 मार्क्स, 95 मार्क्स, 98 मार्क्स, 100 मार्क्स, इसके बीच में आप करते हैं तो आप रेस में रहते हैं। मतलब ये है कि श्योर शॉट आपका हो जाना है। तो ये जो है आपके एक तरह से प्री कोड निकालना कोई बहुत कठिन नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि जो आपके फ्लक्चुएटिंग नेचर का इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये जो क्वालिफाइंग है, मतलब जिन विद्यार्थियों को यहां से क्वालिफाई करके जाना है, ये आपके 80 नंबर से 110 नंबर के बीच में कुछ भी मेरिट जा सकती है। तो ये डिपेंड करेगा आपके नंबर ऑफ वैकेंसीज पर भी। और फ्लक्चुएटिंग, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग भी नहीं होते, मतलब इसके बीच में आप जो है सेफ होने लगते हैं। तो जहां आप 70 प्लस करने लगते हैं, इसमें 70 प्लस अगर आपके मार्क्स होने लगते हैं, तो वहां पर मतलब एक चांसेस बनने लगते हैं कि आप लगभग प्री क्वालिफाई करने वाले हैं या कर जाएंगे। क्योंकि थोड़ा सा एफर्ट और चाहिए, जहां आप एफर्ट किया आप जो है इसको क्रॉस कर जाएंगे। इसके लिए अब आपको मेन एग्जामिनेशन के लिए देखना है। अब देखिए जो मेन एग्जामिनेशन है, हमने कहा कितने मार्क्स का है? 1750 नंबर का। 1750 नंबर का मेन एग्जामिनेशन होता है और इंटरव्यू 275 नंबर का। तो 1750 नंबर और 275 नंबर ये दोनों मिलकर के टोटल जो मार्क्स होता है वो 2025 नंबर।
2025 नंबर का टोटल जो है आपके एक तरह से एग्जाम होता है। इसमें जो इंटरव्यू है फ्लक्चुएटिंग होता है, इसमें भी, क्योंकि ये डिपेंड करता है कितना मार्क्स आपको मिलता है। बहुत अच्छा अगर आपका हो जाएगा 170, 180, 190 इस तरह से आपके मार्क्स हो जाते हैं, मतलब ठीक ठाक माना जाता है। 120 भी आ जाता है, 10 भी आ जाता है, इस तरह से भी मार्क्स होते हैं इंटरव्यू में जैसे आपको मिले। तो अगर हम ये मान करके चले ऑन एन एवरेज, अगर मान लीजिए कि हमें जो है 275 में से अगर मान लीजिए हमने एक लमसम ये ले लिया कि 150 नंबर एग्जाम्पल, तो 150 नंबर हम एक जनरल व्यू ले रहे हैं कि इसमें हमें अगर 150 मिल गए तो जो फाइनल सिलेक्शन होते हैं वो कभी क्या हो जाते हैं 995 नंबर, 996 नंबर, कभी जो है 970 नंबर, 980 नंबर, 985 नंबर फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो अगर हम सपोज कर लीजिए 1000 नंबर पे हम मेरिट मान लें कि मेरिट जो है कट ऑफ जो गई है वो 1000 गई है, 1000 में से अगर 150 नंबर हम निकाल दें, जो कि हमने ऑन एन एवरेज माना है, जो कि मैक्सिमम आप जो है एक तरह से एवरेज स्टूडेंट्स का होता है, तो ये जो है आपके 150 नंबर हम निकाल दें तो हमारे पास बचता कितना है 850 नंबर। तो 150 अगर हमने यहां से लिया और 850 यहां से लिया तो हमारा 1000 नंबर हो जाएगा, और 1000 नंबर हो गया तो हम फाइनली सेलेक्ट भी हो जाएंगे। इसके मतलब क्या हुआ कि 1750 नंबर में से हमें 850 नंबर चाहिए। तो ये क्या है कि सिर्फ हमें 850 नंबर ही चाहिए होते हैं, और ये बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। कैसे? अपनी कुछ स्ट्रैटेजी बना करके, ये थोड़ा सा पेपर्स को कैसे लिखना है, क्वेश्चंस कैसे लिखने हैं, ये हमने क्यों बताया था, हमने कहा क्यों अप्रोच डेवलप करने की हमने बात कही थी। तो अप्रोच डेवलप करने की हमने इसलिए बात कही थी कि जो अनसॉल्व्ड पेपर्स थे, यहां पे हमने आपको बताया था कि अनसॉल्व्ड पेपर्स जो थे, ये अनसॉल्व्ड पेपर्स जो आपके थे मेनली, यहां पर आपकी अप्रोच कैसे डेवलप होगी, लिखने की शैली। अब लिखने की शैली अगर आपको आती है, अब जैसे मेंस विद्यार्थी क्या करता है, विद्यार्थी सोचता है शायद अच्छा क्वेश्चंस बना करके, एक क्वेश्चन देखा उसके बाद उसको अच्छा सा यहां से मैटर ले लिया, यहां से मैंने, हमने अक्सर विद्यार्थियों को देखा था क्या कि मेन एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस कैसे लिखते थे, मतलब उनके पास 4 किताबें हैं, अब उन्होंने क्वेश्चन ले लिया, अच्छा इस किताब से ये ले ले, अब इस किताब से ये नोट कर लें, इस किताब से ये नोट कर लें। सिविल सर्विसेज ऐसे नहीं निकलता। पहले आप एनालिसिस करें क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्योंकि जितने क्वेश्चन होते हैं वो सब यहां से निकलते हैं। देखिए सबके आंसर पढ़े हुए नहीं आएंगे, आप चीजों को जानते रहेंगे, उसको हमेशा कोरिलेट करना होगा। और पिछले 4 साल के पेपर लगा के जाने की हम क्यों बात कर रहे हैं, दोनों का अप्रोच आपको डेवलप हो जाएगा। एक तो प्री के क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, और मुख्य परीक्षा में आप लिखेंगे कैसे, प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी, और क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये पहले से आपको एक रूपरेखा बनी गई। तो इसलिए 4 साल के पेपर आपको लगाने ही लगाने हैं। खासतौर से हम मेन एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, तो मेन एग्जामिनेशन की इसलिए क्योंकि अगर हम जो इस पेपर्स को निकालने की बात कर रहे हैं, तो ये पेपर तब निकलेंगे, ये पेपर तब आएंगे, तब आप निकाल पाएंगे जब आप अपनी अप्रोच डेवलप कर चुके होंगे। और अप्रोच कैसे डेवलप होगी, लेखन शैली से। लेखन शैली से डेवलप होगी, आपको हर चीज का नॉलेज हो, हर चीज के बारे में जानकारी हो, और आपको कोरिलेशन आता हो, कोरिलेट करना आता हो। तो कोई भी चीज जिस एस्पेक्ट में पूछी जा रही है, कोई भी क्वेश्चन जैसे पॉलिटिकल एस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, आंसर आप हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में दे रहे हैं, नहीं मिलेगा नंबर। अब जैसे मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि अकबर वॉज अ ग्रेट एम्परर। ग्रेट एम्परर, अब इसको क्या है, इसको आपको बताना है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये अगर मान लीजिए कि पॉलिटिकल सिनेरियो पे पूछा जाएगा, दो तरह से पूछा, हिस्टोरिकल सिनेरियो पे पूछा जाएगा, और आप पॉलिटिकल सिनेरियो पे आंसर दे रहे हैं, नंबर मिलेगा। आपको दिमाग में खाली ये नहीं रखना है उसको ग्रेट क्यों कहा गया, ग्रेट इसलिए कहा गया कि ऐसे 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 ये सारी चीजें हैं। अब एक्सप्लेन हिस्टोरिकली अगर कहा जाए तो हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से फिर हमारा अप्रोच पॉलिटिकल नहीं रहेगा, हम पॉलिटिकल कोई बात नहीं करेंगे, तभी नंबर मिलेगा।
अगर हम किसी अप्रोच की बात नहीं कर रहे हैं तो दोनों अप्रोच आप लिखिए, पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल दोनों अप्रोच लिखेंगे आप। लेकिन अगर मान लीजिए पॉलिटिकल अप्रोच आ रहा है, आप हिस्टोरिकल अप्रोच लिख करके आ रहे हैं, आप तो सोच रहे हैं बहुत बढ़िया पेपर करके आए, बहुत सारी चीजें लिख करके आए, तो फिर आपका कोई भी क्वेश्चन उस तरह से नहीं होने वाला। अब इसी में अगर आप देखें, जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी जब हम मुख्य परीक्षा के क्वेश्चंस कराते हैं तो मेनली जो है हम यही चीज बताते हैं विद्यार्थियों को, ज्योग्राफी क्योंकि टोटल साइंस है। देखिए ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आर्ट में, ह्यूमैनिटी में जरूर आता है, लेकिन जो आपका लिखने का तरीका है उसको, वो बहुत साइंटिफिक होना चाहिए। थोड़ा सा साइंटिफिक टेम्परामेंट अगर आपने बना लिया, ज्योग्राफी में बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। और ज्योग्राफी साइंटिफिक अप्रोच की है भी, उसको रटा नहीं जा सकता। तो जब आप ज्योग्राफी को आप साइंटिफिक अप्रोच पे लिखेंगे, आपके मार्क्स हमेशा बढ़ जाएंगे, हमेशा बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर आप उठा करके देखें तो वो ज्यादातर आपसे ज्योग्राफी में या हिस्ट्री में आंकड़े नहीं पूछता है, तो आंकड़े नहीं पढ़ना होता है। तो आंकड़ों के पढ़ने से जो है आपको जो है चीजें सिर्फ नहीं आती हैं कि जो आंकड़े हमें याद है सब लिखते चले जा रहे हैं, सब लिखते चले जा रहे हैं, ये याद आ गया अब इसको लिख दिया, ये याद आ गया अब इसको। जो फ्रेमिंग होती है क्वेश्चन की, वो माइंड में पहले बन जाती है कि किस अप्रोच से हमें किस क्वेश्चन को लेकर के चलना है। तो इसलिए क्वेश्चन की फ्रेमिंग करना, जो मुख्य परीक्षा है उसमें फ्रेमिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ज्योग्राफी जैसा सब्जेक्ट जब आप देखते हैं तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं उनको बहुत आसानी से, बहुत इजीली जो है आप इसको टैकल कर सकते हैं, अगर आपने थोड़ा सा साइंटिफिक बैकग्राउंड जाना है, जो कि बहुत सिंपल होता है। अगर आप 5th 6th 7th 8th 9th 10th तक भी साइंस पढ़े हुए हैं, वही साइंस पूरी इसमें जो है आपके लगती है। क्योंकि ज्योग्राफी जब आप पढ़ेंगे आप देखेंगे ज्योग्राफी इज टोटली फिजिक्स, सारा उसमें फिजिक्स के लॉ लगते हैं, बस टोटल फिजिक्स है, आपको बता दें। और क्योंकि जितने भी अप्रोच अगर आप देखेंगे वो उसी से, चाहे वो आप क्लाइमेटिकल कंडीशंस को देखिए जो चेंजेस होते हैं, चाहे उसको पढ़िए, चाहे जितने भी आपके एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं, या फिर जितने भी आपके एक तरह से जो भी आप पढ़ेंगे उसमें जितने आपके मूवमेंट्स हैं, अर्थ मूवमेंट्स हैं, वो पढ़ेंगे साइंटिफिकली, तो आप देखेंगे सारी जगह फिजिक्स की थ्योरीज ही यूज हो रही हैं। कहीं पे फ्रिक्शन यूज हो रहा है, कहीं पर जो है आपके एक तरह से हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो है चल रहा है, कहीं पर जो है आपके वर्टिकल जो मूवमेंट होता है वो किस तरह से, जब दो फोर्सेस लगते हैं तो किधर रिजल्टेंट फोर्स काम करता है, उसकी वजह से होता है। कहीं आप जब आप वाटर करंट्स पढ़ते हैं, जलधाराएं पढ़ते हैं, वहां पे सारी चीजें यूज होने लगती हैं। जो आपके एक तरह से जितनी भी आपके करंट्स मिलती हैं, चाहे वो हॉट करंट, वार्म करंट हो या फिर कोल्ड करंट्स हो, तो उनका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे चलती हैं, किस तरह से मुड़ जाती हैं, फेरेल का लॉ क्या है, फेरेल ने क्या लॉ दिया है। तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि जो आप लिख देंगे अगर, और अप्रोच अगर आपको अच्छा मिल गया तो आप देखेंगे आप बहुत ही बढ़िया नंबर लेकर के आते हैं। तो जैसे जब हम लोग पढ़ाते हैं तो जैसे जीएस का पेपर 1 जो आपके होता है और जो आपका जीएस पेपर 3 है, ज्योग्राफी दोनों में है, इन दोनों पार्ट्स में। तो इसमें भी है आपके इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी, और इसमें जो आपका पोर्शन आता है जिसको जो है हम पढ़ाते हैं वो है एनवायरमेंट का पोर्शन आता है, और डिजास्टर मैनेजमेंट वाला जो पोर्शन होता है वो आपके पोर्शन हो जाता है, जो कि इसी में आता है। तो एनवायरमेंट है, इकोलॉजी है, वो सब जो है आपके एक तरह से इस पोर्शन में जो है कवर होता है 3rd पेपर में। तो 1st और 3rd पेपर, ये 2 पेपर आपके कवरेज होता है ज्योग्राफी से। तो इसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी का पोर्शन हो जाता है, और यहां पर जो पोर्शन होता है इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के पोर्शन से मिलकर के ये जो है आपके पोर्शन होता है। तो इस तरह से अगर देखें तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या है कि 850 नंबर किसी भी तरह से आ जाए, 150 नंबर हम इसमें पा लेंगे 275 में, 1000 तक पा लिया, और यही आसपास मेरिट होती है और यहीं से हम लोग क्वालिफाई करते हैं। तो जितनी भी आपके एग्जामिनेशन है, उस एग्जामिनेशन की पहली, जैसे हमने आपको कहा कि एग्जामिनेशन के बारे में जानना वो बहुत जरूरी है। अब जैसे इंटरव्यू है, इंटरव्यू के मतलब ये नहीं कि आपको अलग से कहीं कोई चीज पढ़ करके जाना है या कुछ, उसमें जो आपका इंटरव्यू चला 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, जो भी आपके स्पैन चला, उस
पीरियड में जो बैठे हुए पैनल में लोग होते हैं वो क्या जानना चाहते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि आपका अप्रोच क्या है एज अ सिविल सर्वेंट, और उस अप्रोच को जानने के लिए आपकी जो है पूरा जितने भी आपके एक तरह से क्वालिटीज हैं उनके बारे में वो जानने की कोशिश करते हैं, और आप किस तरह से पूरे एनवायरनमेंट को समझ रहे हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उन पॉलिसीज के बारे में आपको कितनी बातों का ध्यान है, आप किस किस पॉलिसी के बारे में किस किस जो है कितना डेप्थ में जानते हैं, या कैसे आप समझते हैं गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आई है उस पॉलिसी में क्या जो है कमी और क्या जो है पॉजिटिव चीजें हैं, ये सब पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ये देखने के लिए कि आपका अप्रोच क्या है, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है या जो है पेसिमिस्टिक है। तो वहां पर क्या है कि अगर आपका ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है तो हमेशा आप क्वेश्चन को ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच में देने की कोशिश करेंगे, और वहां पर हमेशा किसी की कमी नहीं निकालेंगे, क्योंकि कोई भी समस्या अगर आएगी तो आप सामने वाले कमी नहीं, समस्या का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। इंटरव्यू में यही देखा जाता है, और इंटरव्यू के लिए अलग से पढ़ना या जानना या अलग से कोई जरूरत नहीं है। ये जो सिलेबस है, इतना सिलेबस अगर आपने पढ़ लिया, ये जो आपके पोर्शन होते हैं, जो जीएस के ये 4 पेपर हैं, GS1, GS2, GS3, GS4, ये 4 जीएस के पेपर अगर आपने पढ़ लिया तो लगभग आप सारी चीजों के बारे में जान जाते हैं, जितनी भी आपके चाहे वो नेशनल इंटरनेशनल जो है अफेयर हो, सारे चीजों के बारे में आप जान जाते हैं, और बेहतर तरीके से सारी इंडिया गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज हैं उनके बारे में जान जाएंगे, जुडिशियरी सिस्टम के बारे में जान जाएंगे, जितना भी हम लोग का पॉलिटिकल सिस्टम है उसके बारे में जान जाएंगे, हम लोग का डेमोक्रेटिक जो सेटअप है वो डेमोक्रेटिक सेटअप के बारे में जान जाएंगे, सारे हम कह रहे हैं कि जितने भी अप्रोच है वो हर एक चीज आपके सामने आ जाते हैं। तो ये जो है इन सब चीजों की तैयारी नहीं है। अब यहां पर देखा जाता है आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन आप कितना किस अप्रोच से आप आंसर दे पा रहे हैं, और अगर आप आंसर दे पा रहे हैं अच्छे अप्रोच से और इस तरह से तो आपको मार्क्स बढ़िया मिलते हैं। तो इंटरव्यू में मार्क्स को पाना कोई बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है, और ये सारी चीजें हैं जो कि हम लोगों को ये बताती हैं कि हाँ हम लोगों को इस तरह से करना चाहिए। अब लास्ट जो हम लोग का पोर्शन आता है, व्हाई सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज को आप क्यों करना चाहते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों से अगर ये क्वेश्चंस पूछे जाए तो ये क्वेश्चंस में वो ये बताते हैं कि हाँ सिविल सर्विसेज जो होता है वो एक तरह से ऐसा जो है जरिया है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आके हम देश की सेवा कर देंगे। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे करते हैं। कोई कहेगा कि इसमें पावर बहुत ज्यादा है, हमें पावर्स मिल जाते हैं इन कामों को करने के लिए, देश की सेवा भी करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें पैसा चाहिए, पैसा भी जो है आपके मिलता है, सारी चीजें हैं। ओवरऑल सबसे पहले आपके दिमाग में यह होना चाहिए व्हाई, क्यों आप करना चाहते हैं। अगर आपके दिमाग में यह चीज सेट हो गया कि आप क्यों करना चाहते हैं तो आप जो है इजीली इसको जो है निकाल लेंगे, क्योंकि ये क्या है, स्टार्टिंग में फिर हम आ गए जहां शुरू किया था वहीं पर फिर एंड कर रहे हैं, जहां पे हमने कहा था कि डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है किसी चीज को करने के लिए, तो वाई आपका आंसर करेगा। अब आपने सोच लिया है कि हम सिविल सर्वेंट होंगे तो आप आसानी से सिविल सर्वेंट हो जाएंगे। बस ये है कि लड़ाई कैसे लड़ना है, किन चीजों के बारे में लड़ाई जो है लड़ते हैं। तो अब यहां पर क्या है कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हुए, जैसे पिछले जो है आपके बहुत सारे विद्यार्थियों के बारे में, जैसे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे हमने भी देखे, उनके जो है आपके इंटरव्यूज थे, कई जगह पे उन्होंने जाकर लेक्चर्स भी दिए, उनको भी देखा हमने, या कुछ जो है आपके एडिटोरियल्स जो आपके आते थे उनको देखा। तो इससे ये पता चला कि देखिए उन विद्यार्थियों में जैसे बहुत प्रतिष्ठित नाम, जैसे वीरेंद्र प्रतिष्ठित नाम हुआ जो कि सिलेक्शन हुआ था जिस विद्यार्थी का, उसके पिताजी रिक्शा चलाते थे। रिक्शा चलाने से तात्पर्य यह था कि उसके पास कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं थी, और उसके पास, उसने खुद अपने चीजों में बताया है कि इवन हमारे यहाँ घर में रोटी नहीं होती थी, खाना नहीं होता था, तो पढ़ने की बात बहुत दूर।
लेकिन उसके बाद भी वो जो है आपके एक तरह से पढ़ा और पढ़ करके उसने सफर को वो किया। विल पावर स्ट्रांग करने के लिए आपको डिटरमिन्ड होना पड़ेगा कि हमें करना है। जैसे वो विद्यार्थी साफिन हसन जिसको जो इंडिया का यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर बना है, उसकी अगर आप कहानी पढ़ लीजिए कि उसने वो खुद बता रहा है कि मेरा विल पावर, क्योंकि हमें बस एक जुनून था, एक पागलपन था, जिस जुनून की बात हमने स्टार्टिंग में करी, उसके अंदर एक जुनून था कि नहीं हमें सिर्फ सिविल सर्वेंट बनना है और कुछ नहीं बनना है। उस बंदे ने अगर उसके आपने उसको पढ़ा हो या उसको जाना हो, अब देखिए सैक्रिफाइस इसी को कहते हैं, विल पावर इसी को कहते हैं। 10 बजे उसका पेपर था और वो सड़क पे जा रहा था, 9:30 बजे उसका एक्सीडेंट हो गया। 9:30 बजे एक्सीडेंट हो गया और उसका बायां हाथ टूट गया। उसने एक प्रोग्राम में हम देख रहे थे, उसने प्रोग्राम में अपना स्पीच दे रहा था, कहने लगा कि हमारे पास 2 ऑप्शन थे, अब या तो हम हॉस्पिटल चले जाएं और या फिर हम अपने जो है आपके अपने टारगेट को अचीव कर लें। कहने लगा कि उस टाइम हमने ये डिसीजन लिया कि क्या हम 3 घंटे जिंदा रह सकते हैं। तो उसने अपने विल से पूछा, उसने कहा, वो बंदा हॉस्पिटल नहीं गया, उसने कपड़े को फाड़ करके जो है उसने हाथ में पट्टी बांधी, वो एग्जामिनेशन हॉल में गया, एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के उसने एग्जाम दिया और एग्जाम दे करके तब हॉस्पिटल गया और वो जो है आपके आईपीएस रैंक उसने पाया और जो है आपके यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर हुआ। अन्नू कुमारी ने अपने जो है एक तरह से चीजों को कैसे रिप्रेजेंट किया, कैसे बताया। एक ऐसी महिला, एक ऐसी जो है लेडी जिसने कभी सपने में नहीं सोचा था कि हम सिविल सर्वेंट बनेंगे, कभी सोचा ही नहीं था, लाइफ में नहीं सोचा था। एक ऐसा व्यक्ति सिविल सर्वेंट बन रहा है, देखिए उसने लाइफ में नहीं सोचा था कि हम सिविल सर्वेंट बनेंगे। उसकी शादी हो गई, उसका बच्चा हो गया, 2 साल का बच्चा था। उसके भाई ने उनको मोटिवेट किया, उनके भाई ने उसको मोटिवेट किया कि आप जो है वो एक तरह से सिविल सर्वेंट हो सकते हैं क्योंकि आपका आईक्यू बहुत अच्छा है और आप प्लीज करिए। उनके भाई ने जबरदस्ती फॉर्म डाला, उनको जो है आपके वो कोशिश किया कि एक तरह से जो है वो बने। सब लोग उनका मजाक उड़ाते थे। उनके फैमिली मेंबर, 2 साल का बच्चा था, 2 साल के बच्चे को बस ये कि उनके हस्बैंड ने उनका सपोर्ट किया, उसके भाई ने सारी चीज को अपलिफ्ट किया। अपने 2 साल के बच्चे को अपनी मां के को सुपुर्द करके वो पढ़ने के चक्कर में अपनी चली गई, क्योंकि मौसी के यहां गांव था तो अकेलापन था, तो वहां पे पढ़ने के लिए 2 साल के बच्चे को छोड़ करके, अपने इन लॉज को छोड़ करके, अपने हस्बैंड को छोड़ करके वो वहां गई और उसने जाकर के जो है सिविल सर्विसेज को बीट कर दिया। ये क्या है? ये विल है। जिससे स्टार्टिंग में हमने कहा, where there is a will there is a way, जहां चाह है वहां राह है। और ये चीजें क्या है, ये एक दिन में नहीं बनती, आपको सैक्रिफाइस करना। 2 साल अन्नू कुमारी लगी रही, जब 4 साल का उनका बच्चा हो गया तब वो सिविल सर्वेंट बन पाई। पर अब 2 साल अपने बच्चे से अलग थी वो। कोई मां अपने 2 साल के बच्चे से 2 साल तक अलग रहे, सोचिए, सैक्रिफाइस। तो ये क्या है? ये सैक्रिफाइस है, डिवोशन, डेडिकेशन, जो हमने अभी जो स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था, ये है डेडिकेशन। ये चाहिए सिविल सर्विसेज में। अगर आप डेडिकेटेड नहीं हैं तो आप सिविल सर्वेंट कभी नहीं हो सकते। ये डेडिकेशन होना चाहिए कि कुछ भी हमारा छिन जाए, हम छिनने को तैयार हैं, और चीजें जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होती हैं वो भी अगर हो जाए तो भी जो है हम लोग एक तरह से जो है फिर भी हम लोग उसको सेक्रीफाइस करके हम लोग जो है इसको पा सके। अब जो आप अपने से सवाल पूछिए पहले, क्यों आप करना चाहते हैं? क्या ऐसा जुनून, पागलपन आपके अंदर है? क्या आपके अंदर वो चार्म है उस चीज को पाने का?
नॉर्मली आदमी कहता है कि सिविल सर्वेंट को क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता, और जो है वो किसी नेता के पीछे घूमता है और जो है बस जो है नेताओं की गालियां खाता है। और ऐसा नहीं, आप देखिए नीली बत्ती लाल बत्ती खैर वो खत्म हो गई, लेकिन आज भी अगर आप देखें तो सिविल सर्विसेज में सबसे पहली चीज क्या है कि आपको एक ऑनर मिलता है। आप कहीं गए, आप कहीं पर जो है समाज में गए तो आपकी एक अलग पहचान होती है। आपको जब तक लोग नहीं पूछ रहे थे, जब तक आप कुछ नहीं थे, लेकिन जिस दिन आप बने लोग आपके पीछे हो लिए। वो रिश्तेदार जो कभी पूछते नहीं वो आपके पीछे हो लेते हैं। एक आईएएस ऑफिसर को बंगला मिला, 2 गाड़ियां मिलती हैं, 6 आपके जो है सिक्योरिटी पर्सन मिलते हैं, 6 आपके नौकर मिलते हैं। इन सबको का खर्च अगर आप पूरा बंगला और जो है गाड़ियां और जो आपके सिक्योरिटी पर्सन है, सिर्फ इसी की बात हम कर रहे हैं, कितने अलाउंसेस मिलते हैं वो छोड़ दीजिए, अगर इनको ही देख लें तो महीने भर का खर्च कम से कम 4 से 5 लाख आएगा। महीने भर का खर्च कम से कम 4 से 5 लाख। ये कौन दे रहा है? सरकार दे रही है। मतलब एक सिविल सर्वेंट कितना अर्न कर रहा है, वो भी तो अर्न कर रहा है जो ले रहा है वो। तो सिविल सर्वेंट देखने में तो आप कहेंगे कि यार कितना फलाना जो है वो बहुत ज्यादा कमा रहा है, ये तो बहुत कम कमा रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो हर एक चीज, कौन ऐसा है जो आज के जमाने में 10 लाख 15 लाख रुपए पर मंथ कमा ले? सिविल सर्वेंट अगर ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आपके कमा लेगा। तो अब यहां पर देखें तो ऐसा नहीं कि उनकी सैलरी इतनी होती है, सैलरी नहीं, उनको फैसिलिटीज इतनी मिलती हैं, उनको सारी चीजें इस तरह से मिलती हैं। आपके नेशनल इंटरनेशनल टूर्स मिलते हैं, नेशनल कितने टूर्स आपको मिलते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, उन सब अप करके देख लीजिए तो अपने आप आपको एक्सपेंस पता चल जाएगा कि सरकार, हमारी गवर्नमेंट एक सिविल सर्वेंट पर कितना खर्च करती है और सिविल सर्वेंट भी लेती है। तो सिविल सर्वेंट भी ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास खुद का एप्टीट्यूड होता है, खुद की अपनी पहचान होती है, उनके अंदर वो क्वालिटीज होती है जो आपके एक तरह से चीजें जो है कर गुजरने वाली। तो सारी चीज तो आपको अपने मन से पूछना पड़ेगा, वाई, हम क्यों जा रहे हैं? क्या ट्राई करने जा रहे हैं? अगर आप ट्राई करने जा रहे हैं कि होगा कि नहीं होगा, मत जाइए, मेरा सजेशन। अगर आप इसलिए जा रहे हैं कि नहीं हमें सिविल सर्विसेज निकालना है और अल्टीमेटली मेरा टारगेट वही है और हम निकाल के ही रहेंगे, तो ही आपको सफलता मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। तो वाई जो सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वजह यह है कि अगर आप डायलेमा में हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, आज से ही पढ़ाई छोड़ दीजिए, कोई तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं। मेरा सजेशन, आपका नहीं होगा अगर आप डायलेमा में हैं, आपको एक रास्ते पे चलना है, एक टारगेट को देखना है। सेटा गोल में हमने क्या बताया? एक टारगेट को देखना है आपको और उसी रास्ते पे चल करके आगे की तरफ बढ़ना है। वो अगर आपने कर लिया तो कोई आपको सिविल सर्वेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सिविल सर्विसेज के लिए एक जो चीजों की रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट जरूर समझें। वो रिक्वायरमेंट अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर आप सिविल सर्वेंट, फिर गधों की तरह से काम करने से कोई फायदा नहीं कि सिर्फ जो है सामान ढो रहे हैं। तो किसी चीज को ढोना नहीं है, आपके लिए एक टारगेट है, एक उस टारगेट को अचीव करना है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको सिविल सर्विसेज के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी नेक्स्ट जो हमारे आगे का लेक्चर होंगे, आगे के लेक्चर में हम नेक्स्ट स्ट्रैटेजी हम लोग जो बनाएंगे वो होंगे स्टडी मटेरियल्स, कैसे पढ़ा जाता है, सिविल सर्विसेज से तैयारी कैसे करें, हम लोग किन किताबों को पढ़ें, किन स्टडी मटेरियल्स को पढ़ें, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ये सारी चीजें होंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा जरूर देखिएगा जिसमें ये सारी चीजें मौजूद होंगी और जो क्लासेस होंगी वो आपको इन्फॉर्म होती रहेंगी कि हाँ कब से क्लासेस जो है स्टार्ट हो रही है। थैंक यू।